हेलो वी आर लव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन सी क्लासेस के साथ में। एक बार जल्दी जल्दी से सभी जुड़ जाइए और जल्दी से बताइए मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही सभी को। सभी का मोस्ट वेलकम है, सभी को जय श्री राधे कृष्णा। और आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, प्रचंड बैच यूपी टीजीटी साइंस स्पेशल फिजिक्स हमारी चली हुई थी, इसमें मैकेनिक्स का पार्ट 21 चल रहा था। तो एक बार जल्दी जल्दी से थंब करके बताओ भाई, क्लियर है सभी को? ठीक है, सभी को गुड इवनिंग जी। अंकेश यादव जी हैं, गुड इवनिंग जी। शैलेंद्र कुमार जी हैं, गुड इवनिंग जी। अंकित पंडित जी है, राम राम जी। निधि पवार जी है, गुड इवनिंग जी। सतीश चंद्रा जी हैं, गुड इवनिंग जी। प्राची त्रिपाठी जी हैं, गुड इवनिंग जी। राजीव कुमार शर्मा जी हैं, गुड इवनिंग जी। एक बार जल्दी जल्दी से बताइए मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है सभी को? ठीक है, ठीक है। पुष्पा वर्मा जी हैं, गुड इवनिंग जी। दीप्ति पांडे जी हैं, गुड इवनिंग जी। शीतल रस्तोगी जी हैं, राधे राधे जी। और राधे, गुड इवनिंग जी। तो सभी का मोस्ट वेलकम है एकदम बेहतरीन सी प्यारी सी क्लासेस में। लास्ट टाइम पे हमारे वाईफाई मतलब कट हो गया था किसी कारणवश। आप सभी को पता होगा, शादी का माहौल चला हुआ है, तो डीजे वगैरह की जो गाड़ी होती है उससे वायर का मतलब कनेक्शन कट हो गया था। अनुज कुमार जी हैं, ठीक है, गुड इवनिंग जी। ठीक है, मुकेश कुमार जी हैं, गुड इवनिंग जी। ठीक है, ऑडियो अनविजिबल, ठीक है। पैच त्रिपाठी, सब बढ़िया, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है सब? चलो बहुत बढ़िया। तो लास्ट टाइम पे जो हमारे मैकेनिक्स के पार्ट 20 हुआ था, इससे पिछले वाली क्लास में, वे सारी चीज मैं आपको बता देता हूँ। रेणु सैनी जी है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अच्छे तरीके से, पहले लास्ट टाइम पे हमारी क्लास में क्या हुआ था। जो इससे पहले वाली हमारी जो क्लास थी, ठीक है, जो मतलब एक तरीके से अधूरी रह गई थी, और इसमें मैंने आपको समझाया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, और इसका छोटा सा कंसेप्ट बताया था। और बैंकिंग ऑफ रोड में दो तीन चीज बताई थी मैंने, और एप्लीकेशन और रिलेट क्वेश्चन के बारे में बातचीत होनी थी भाई हमारी। तो कौन किन चीजों पे हमने बातचीत कर ली थी, वे भी चीजें मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो हमारी लास्ट टाइम पे आपने देखा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता दिया था मैंने, उसका अदर नेम बता दिया था स्यूडो फोर्स। और वो इमेजिनरी क्यों होता है वो वाला, क्योंकि वो फ्रेम में रहता है। तो ये होता है कि ये वाला जो ए वाला है, बी वाले को जैसे वो सोचता है कि अंदर की तरफ ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा, तो रियल है। तो ये रेस्ट में है, क्योंकि इसके अपोजिट में भी एक फोर्स लग रहा होगा जिसे हम बोल देते थे इमेजिनरी फोर्स। फ्रेम में था, ये तभी हो पाएगा एक्सेलेशन के साथ में, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहता था, और न्यूटन के लॉ इसमें फॉलो नहीं होते थे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और इसमें फिर रेफरेंस फ्रेम बताया था मैंने। रेफरेंस फ्रेम में क्या बताया था कि पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को डिस्क्राइब करता है रेफरेंस फ्रेम। और रेफरेंस फ्रेम हमारे दो तरीके के होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता के चला था। और इनर्शियल फ्रेम मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कौन सा होता है, ठीक है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम की भी कुछ कंडीशन बताई थी। और विशेष तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि अर्थ अर्थ कैसा है, एक हमारा किसमें कौन सा रेफरेंस फ्रेम में काम करता था, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल नॉन इनर्शियल फ्रेम का, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल नॉन इनर्शियल फ्रेम का कितनी देर से पढ़ा रहे हैं, बस अभी स्टार्ट हुई है सुरेंद्र कुमार जी, ठीक है। और फिर आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया था, इसकी एप्लीकेशन बैंकिंग ऑफ रोड बताया था, ठीक है। ये सारी चीज बताई थी, यहाँ से वी की वैल्यू बताई थी। और हमारा लास्ट टाइम पे ये वाला चल रहा हुआ था, है ना, ये वाला चला हुआ था, ठीक है। तो ये वाली सारी इतनी सारी चीजें हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस करी थी भी। अभी स्टार्ट हुए, हाँ जी, लेट हो गए नहीं, इतनी लेट नहीं हुए अभी आप, ठीक है। चलो जी, तो इससे आगे हमारा क्या था, इससे आगे बाल्टी वाला कंसेप्ट चल रहा था हमारा। तो जैसा आप सभी ने देखा होगा कि बाल्टी जो है, बाल्टी मतलब घुमाते हैं, जब बाल्टी को घुमाते हैं तो उसका पानी नहीं बिखरता। तो वो क्या कंडीशन रही होगी कि पानी उसका नहीं बिखर रहा होगा। तो देखो, जब वो, क्योंकि ऊपर के, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, इसका वेट नीचे की तरफ ना mg, और इसका जब घुमाते वक्त देखो, जब भी दो क्लास छूट गई सर, शादी में गए थे, कोई दिक्कत नहीं जी, आप एक बार देख लेना, कोई दिक्कत समस्या हो जाए आप पूछ लेना। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, शादी का सीजन चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे लास्ट टाइम पे हमारी चीजें थी, तो आप सभी ने देखा होगा। देखो, जब आपको बताऊं, वैसे तो आप सभी को एक चीज बहुत स्पेशल तौर पे, बिल्कुल जी,
एक स्पेशल तौर पे बता देना चाहता हूं मैं कि भैया जब गाड़ी घूमती है, देखो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, जब गाड़ी घूमती है, ये रहा, जब गाड़ी घूमती है, ये गाड़ी घूमती है, हाँ, तो गाड़ी घूमती है तब एक कंडीशन बताई थी, ठीक है, तब एक कंडीशन बताई थी। मेरा मानना यह है कि पहले ना अब आप क्वेश्चन के साथ चल दो, है ना, क्वेश्चन के साथ चल दो, उस क्वेश्चन के साथ ही कंसेप्ट को बता दूंगा, ना तो आधा अधूरा आपको भी पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ से काम हो रहा कहाँ से ना हो रहा। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, पहले क्वेश्चनों के साथ बढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा, जब कोई वस्तु स्थिर चाल से वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो क्या होता है। वो कह रहा इस पर कोई बल कार्य नहीं करता, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन दे रखा, अभिकेंद्र बल की दिशा विपरीत हो जाती है। ठीक है, अभिकेंद्र बल की दिशा परिवर्तित होती है। ठीक है, अभिकेंद्र बल दुगना हो जाता है। जल्दी से आप बताइए भाई। गुड इवनिंग जी। जी, तो सभी जल्दी जल्दी से बताओ भाई। पहला कह रहा इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, सभी ध्यान से क्वेश्चन को, एक लाइन को लिख दे रहा हूं मैं, और इस लाइन का अच्छे से मतलब बताना। ठीक है, इस लाइन का अच्छे से मतलब बताना। क्या ये दोनों बात एक जैसी है, वे देखते हैं, ध्यान देना भाई। मैंने लिखा कि एक दो लाइन स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर देखना आप बताना। इस पर कोई बल कार्य नहीं करता, कार्य नहीं करता। और एक स्टेटमेंट है, इस पर बलों द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य शून्य होता है, शून्य होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या ये दोनों स्टेटमेंट आपको एक जैसे लग रहे हैं या अलग अलग हैं। जल्दी से बताओ क्या लिखा है, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता, या इस पर बलों द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए भैया। ठीक है जी सर, डिफरेंट है दोनों। ठीक है जी, बी ऑप्शन बता रहे हो, अभिकेंद्र बल की दिशा विपरीत हो जाती है, अलग अलग है सर। बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया। अभिकेंद्र बल की दिशा आप जिसका, अब बताओ मुझे, डिफरेंट है, अलग है, बहुत बढ़िया। तो खुद एक चीज सोच कर देखना, एक चीज सोच कर देखना, इन्हीं दो स्टेटमेंटों की वजह से इस क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, अलग अलग है, बहुत बढ़िया, सभी ने एकदम ध्यान दिया। अच्छा एक बात बताओ, खुद सोचना एक बात, जिस किसी ने भी इसका ए ऑप्शन बताया है, और ए ऑप्शन अगर यही वाली लाइन है, यही वाली लाइन है, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। अब देखो बहुत तसल्ली से बातों को सुनना, आपको क्या क्या बात है, ध्यान देना भाई। मैंने कहा किसी भी चीज को आप पकड़ के धागे से बांधकर गोल गोल घुमा रहे हो, तो क्या आप फोर्स लगा रहे हो। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, यस या नो में जवाब देना। किसी भी चीज को आपने धागे से बांध के और सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हो, तो क्या आप फोर्स लगा रहे हो या नहीं। जल्दी से बताओ, यस या नो, सभी कमेंट करके बताएंगे। किसी भी चीज को आप गोल गोल घुमा रहे हो, क्या वहां पे फोर्स लगा रहे हो। और एक गलत है ऑप्शन, फोर्स तो एक्ट कर रहा है जी। यस सर, तो एक बात यहां से ये समझनी पड़ेगी, हाँ, यस 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 यस,
भाई किसी भी चीज को आप घुमा रहे हो फोर्स तो लगा ही रहे हो। तो ये पता ये क्या है इस क्वेश्चन की, एक एक छोटी सी पॉइंट की एरर है। अगर ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है कि इस पर कोई बल कार्य नहीं करता, एक्चुअल में इस पर बल कार्य करता है। हाँ बिल्कुल, किसी भी चीज को अगर आप घुमा रहे हो तो ये वाला तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। अगर इस वाली लाइन को इसकी जगह रख दूं मैं इस क्वेश्चन को, हाँ अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, बिल्कुल सही बात है। मैं इस क्वेश्चन की बारीकी समझा रहा हूं तुम्हें कि क्वेश्चन आप गलत ना करके आओ, क्योंकि मैंने स्पेशल तौर से इस क्वेश्चन को जानबूझकर रखवाया, और जबकि मुझे पता था इस क्वेश्चन में पॉइंट है। ठीक है, ध्यान देना भाई। अगर ये वाली लाइन इस क्वेश्चन के साथ में आती है, जैसे अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इस पर कोई बल कार्य नहीं करता, एक्चुअल में फोर्स कार्य करता है। फोर्स क्या करता है? कार्य करता है। जब फोर्स कार्य करता है तो ये वाला स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग हो गया गलत। लेकिन अगर मैं कह लगूं, मैं इसे रख रहा हूं और ए ऑप्शन में इसे रख रहा हूं इस बात को, इस पर बलों द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है पूरे चक्कर में। अगर इस वाली लाइन देखो, अगर ये स्टेटमेंट हो रहा या ऐसे आपको दे रहा है कि इस पर बलों द्वारा किया गया पूर्ण चक्र में कार्य शून्य होता है। तो अगर अब बताओ कौन सा ज्यादा शार्प है, इन तीनों में से कौन सा ज्यादा शार्प है? ए जाता तो वो सही हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ कौन सा ज्यादा शार्प है इनमें से? तो पहले वाले में तो फोर्स काम कर रहा है, फिर कह रहा है कि इस पर बलों द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ज्यादा मोस्ट करेक्ट बताओ अब जल्दी से, ये वाला तीसरे नंबर वाला है या दूसरे नंबर वाला? कमेंट करके बताओ कौन से नंबर वाला है। थर्ड वाला, बिल्कुल। तो तीसरे नंबर वाला ज्यादा करेक्ट है। तो सीधी सी बात है, अगर फिर भी हम क्या चाहते, थर्ड एग्जैक्ट क्लियरली शार्प, बिल्कुल सही बात। आप समझ गए होगे, अब इस क्वेश्चन की बारीकी समझ गए होगे। अगर ये वाला को ऑप्शन में आ जाता, चाहे दूसरा आ जाता, दूसरे में भी कंफ्यूजन हो जाती, कोई ना कोई सर फर्स्ट वाले में एक्सेलेरेशन होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो कार्य जीरो, बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बात आप समझ गए होगे कि इस क्वेश्चन को जैसे मान लो ये वाला तीसरे वाला इसके स्थान पर रख देता, दूसरे वाले में भी कोई ना कोई क्या करता, मतलब एक तरीके से रिव्यू डाल देता क्वेश्चन में कि भैया कार्य, भैया मैं मान के चल रहा हूं कि चक्र में बस थोड़ा सा ही बढ़ा गए, वृत्ताकार मार्ग पर थोड़ा सा बढ़ा तो वहां तो कार्य होगा। मान लो इस क्वेश्चन में, मान लो अगर कोई इसे बिल्कुल शार्पली कह रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि 1/4 सर्कमफ्रेंस के 1/4 तक जाने में कार्य होता है, डेफिनेटली होता है। 1 आधे हिस्से में जाने में कार्य होता है, इसमें भी वर्क होता है, आधे हिस्से में जाने में भी वर्क होता है। ठीक है, जब वो पूरा चक्कर ले लेता है तब क्या होता है, तब W कैसा रहे, 0 रहे। अब समझ में आ गया सभी को इस। तो अब दूसरे को ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि अभिकेंद्र बल की दिशा विपरीत हो जाती है। सर्कुलर फोर्स में अभिकेंद्र बल की दिशा विपरीत हो जाती है। अब दूसरे से ज्यादा, एक बार इसे तीसरे वाले को पढ़ना जरा, अभिकेंद्र बल दुगना हो जाता है, ये तो काट ही दो, इसे काट ही दो। अब थोड़ा सा, अब जल्दी से देखो, अब ये देखो कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, इन दोनों में से अभिकेंद्र बल की दिशा विपरीत हो जाती है, अभिकेंद्र बल की दिशा विपरीत हो जाती है। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में कम से भी कम 3 एरर थी। कितनी एरर थी? 3 एरर थी। अब उस 3 एरर में से ये मान के चलो कि अब जल्दी से बताओ कौन कौन बी पे जा रहा है या सी पे जा रहा है। ठीक है, मैं अब इसके अकॉर्डिंग इसका क्लेरिफिकेशन कर देता हूं एक बार।
मान लो ऐसा कोई सर्कुलर पाथ पर घूम रहा, किस पर घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। अब जो हमारा अभिकेंद्र बल होता है उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ ना होती है, ए एस है, ठीक है, ऊपर की तरफ से भी एस है, इसकी तरफ से भी एस है, इसकी तरफ से भी एस है। अब इन चारों में से अब आप ये देख रहोगे, अब जल्दी जल्दी से बताओ सबसे बेस्ट कौन सा है। वो कह रहा अभिकेंद्र बल की दिशा विपरीत हो जाती है, अभिकेंद्र बल की दिशा विपरीत हो जाती है। फिर दूसरा क्या रखा है, अभिकेंद्र बल की दिशा परिवर्तित होती है। देखो एक बार अगर आप अच्छे तरीके से देख रहे होगे, एक बार इसके अकॉर्डिंग देख रहे होगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की पहले इस पॉइंट पर आने के बाद डायरेक्शन यहां की तरफ ना, ठीक है, मतलब एक तरीके से ये वाला जो है इंडिकेट कर रहा किसे, किसे इंडिकेट कर रहा, वेस्ट की तरफ ने। ये वाला किसकी तरफ ने कर रहा, अगर अच्छे तरीके से देखोगे, ये नीचे की तरफ ने, साउथ की तरफ ने, और ये वाला ईस्ट की तरफ ने, और ये वाला किसे कर रहा है, ये वाला किसे कर रहा है, मतलब एक तरीके से नॉर्थ की तरफ ने। तो क्या चारों पॉइंटों पे अच्छे तरीके से अगर मैं देखना चाहूं तो दिशा परिवर्तित हो रही है या ना हो रही है, तो सबसे इसका बेस्ट आंसर क्या रहा होगा, अभिकेंद्र बल की दिशा विपरीत। अगर ये वाला ऑप्शन ना होता तब इस पे जा सकते थे हम, तो ये वाला बी ऑप्शन भी यहां पे कट गया, तो राइट आंसर बनेगा इसका सी ऑप्शन। और एक्चुअल में इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में बता रहा हूं इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन का इन्होंने जो है क्या काम करा, इन्होंने क्या करा, डायरेक्शन चेंज हो रही है सी शार्प, बिल्कुल। तो ध्यान से समझो भाई, इस क्वेश्चन में एक्चुअल जो आंसर आपका मिलेगा, सर जी स्पीड कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो 4 0 होगा कि क्लियर कर दीजिए सर नहीं। अच्छा बस कुल मिलाकर आप ये ध्यान से समझो भाई, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, एक्सेलरेशन केवल तब 0 होता है हमारा, किस कंडीशन में 0 होता है, जहां सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, ध्यान रखना इस बात का, जहां सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वहां एक्सेलरेशन 0 हो ही नहीं सकता। देखो एक बार ध्यान से, शायद आपकी 2-3 वीडियो छूट गई है। हाँ जी शैलेंद्र कुमार जी, आपकी ना 2 वीडियो शायद पिछली वाली वीडियो में डायरेक्शन ऑलवेज वृत्त के अंदर की होती है, हाँ जी वृत्त के अंदर की और होती है, हाँ आया नहीं सर मैं, शैलेंद्र कुमार, हाँ जी शैलेंद्र कुमार जी, मैंने लास्ट टाइम पे आपको सर्कुलर मोशन में बताया था, वहां एक्सेलेरेशन का केस बताया था, तो स्पीड से तो एक्सेलेरेशन का कोई मतलब ही ना है, वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन का मतलब होता है, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा जिससे रेडियल एक्सेलेरेशन भी बोलते हैं, हाँ जी। तो शैलेंद्र कुमार जी पिछले वाली जहां मैंने वो समझाया ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें कर लीजिएगा, है ना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि स्पीड कांस्टेंट होने पे एक्सेलरेशन 0 कैसा बताया, स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेलरेशन पे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, वेलोसिटी से फर्क पड़ता है। अब क्लियर हुआ, एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर यो है, देखो ये वाला, एक्चुअल में इसका आंसर ये वाला, तो मैं इस वजह से ये बन के आएगा आपको ऑप्शन में, क्या बन के आएगा, ये ऑप्शन में, अगर ये वाला ऑप्शन में होगा तो इसका राइट आंसर वो बन जाएगा। क्लियर है, चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। शैलेंद्र कुमार जी मैंने लिखवाया था पिछले वाली 2-3 वीडियो, आप एक बार अच्छे तरीके से देख लो, उसमें मैंने एक्सेलरेशन का ही केस बताया है ना, जल्दी से बताओ भाई, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन से पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे, बुलबुले एकत्रित होंगे, ठीक है, मान लो ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, और बोतल मान लो मैं ये मान के चलता हूं, बोतल एक बार यहाँ पे इसकी नाड़ ऐसे है इस तरीके से, और यहाँ पे बोतल है, मान लो एक बार बोतल यहाँ पे है इस तरीके से, इसकी नाड़ यहाँ पे है, ठीक है, और एक बोतल यहाँ पे है, इसकी नाड़ यहाँ पे दिखाई दे रही, एक बोतल यहाँ पे, मान लो इस, ये डिफरेंट कंडीशन है बोतल की, ध्यान देना मेरी बात पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, बिल्कुल सही बताया आपने, देखो भी ध्यान से,
मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बोतल बोतल में क्या होता है, बोतल में आप देखते होगे कौन सी बोतल है यहाँ पे, सोडा वाटर की। तो सोडा वाटर की बोतल है, सोडा वाटर, और इसके अंदर बनने वाले बुलबुले कौन से, बुलबुले। अब बुलबुले हल्के होने की वजह से, बुलबुले हल्के होने की वजह से, हल्के होने की वजह से कहाँ पे, बुलबुले हल्के होने की वजह से यहाँ पे आ जाएंगे, इस जगह आ जाएंगे, और जो वाटर है यहाँ पे आ जाएगा। वाटर यहाँ पे आ गया, बबल यहाँ पे आ गया, ऐसी वाटर यहाँ पे आ गया, बबल यहाँ पे आ गई, ऐसी वाटर यहाँ पे आ गया, बबल यहाँ पे बन गई, वाटर यहाँ पे आ गया, बबल यहाँ पे बन गई। क्योंकि बबल का कैसे हैं, हल्के हैं, लाइट वेट के हैं। तो हर बार आप देखोगे कि जो बोतल के जो क्या है, बोतल की, हाँ जी नेक पे ही बन रहा है, हाँ अभी प्रैक्टिकल किया। तो आप देखते होगे कि हर बार ना बोतल के इसके नेक पे, यहाँ गर्दन पे ही क्या बनेंगे, बुलबुले बनेंगे। तो तली के पास में क्या यहाँ पे बनेंगे, नहीं, यहाँ तो वाटर होता है। क्या मध्य में बनेंगे, गर्दन के निकट, नियर दी नेक। सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। पूरी बोतल में समान रूप से वितरित होंगे, बिल्कुल भी ना। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या, आई होप किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी क्वेश्चन में। ठीक है, कि सोडा वाटर जो है ना ये भारी है, कैसा है, भारी है, हैवी है, किसके मुकाबले, उसके मुकाबले। तो अभी केंद्र बल के कारण हल्के वाले अंदर की तरफ ने, वे बाहर की तरफ ने। और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी कंसेप्ट आप लगा सकते हो, जो सा मैंने आपको दूध और क्रीम वाला बताया था, याद आ गया, यस लिख दो एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्यारा सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक स्मॉल एम द्रव्यमान का कण स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। यदि इसका कोणीय संवेग जे है तो इस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल क्या रहा होगा, इस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल क्या रहा होगा। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी से इसका फॉर्मेट बनाओ अच्छे तरीके से। तो एम द्रव्यमान है, आर त्रिज्या का पथ है, यदि इसका कोणीय संवेग जे है तो इस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा जे इजकल टू क्या होता है, सभी जल्दी जल्दी से बताओगे, 3 का डी बता रहा हूं। जे इजकल टू आप सभी ने देखा होगा, क्या देखा होगा अच्छे तरीके से बताओ। जे इजकल टू या एल इजकल टू भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसने जे फॉर्मेट दे रखा। तो आपने देखा होगा एम वी आर होता है, क्या होता है, एम वी आर होता है, बहुत बढ़िया। और अगर अभिकेंद्र बल के बारे में बात कर रहा तो अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एफ इजिकल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एफ इजिकल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये टर्म्स बनती है हमारी। ठीक है, अब एफ के बारे में ही ज्यादातर पूछ रहा, इस वाले टर्म्स को हमें एक तरीके से क्या बनाना है, एफ बनाना है, एफ का फॉर्मेट बनाना। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, एम, इसे लिख लो वी इंटू वी, लिख लिया, और यहाँ पे आर। ऊपर देखो क्या दिखाई दे रहा है, स्पेशल तौर पे क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर आर दिखाई दे रहा, ऊपर आर दिखाई दे रहा तो नीचे भी आर कर लो। तो आप देखोगे एफ इजिकल टू एम वी आर, यानी कि जे बन गया, और जे वी बाई आर स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे आप इसे ऑप्शन से मैच करके देखो, बाकी ज्यादा ड्रामा मत ना करो। जे स्क्वायर दिखाई दे रहा, जे स्क्वायर दिखाई दे रहा, जे स्क्वायर दिखाई दे रहा, तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, जे से मल्टीप्लाई और जे से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो आप देखोगे ऊपर क्या बनना, जे स्क्वायर इंटू वी बनना, और ये क्या बनना, आर स्क्वायर। जे की वैल्यू क्या रहा है, एम वी आर, क्या रहा है, एम वी आर, वी से वी कट गया, तो यहां से क्या बन गया, जे स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखो एम आर की पावर 3, तो कौन सा दिखाई दे रहा, जे स्क्वायर एम आर की पावर 3, जे स्क्वायर 3 किस में दिखाई दे रहा, निचले वाले में दिखाई दे रहा। तो डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताओ डी किस किसका राइट आंसर था। सी नहीं होगा जी, क्योंकि एक और आर आ गया, तो सी नहीं होगा। ठीक है जी, तीसरे का सी, जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है सभी को, सभी एक बार थंब करके बताएंगे भाई। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ सभी को, किसी को कोई दिक्कत, एक बार यस लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। जिसने सी बताया था एक बार चेक कर लो भाई। ठीक है जी, अशोक सिंह जी ने तीसरे का डी, शैलेंद्र कुमार ने तीसरे का डी,
दीप्ति पांडे जी ने तीसरी गाड़ी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को। चलो जी अनुज कुमार को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा? क्षैतिज मार्ग पर गतिमान कार मुड़ते समय सड़क से बाहर जा पड़ेगी, सड़क से बाहर जा पड़ेगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा उसने, सर मैंने आपको एक क्वेश्चन व्हाट्सएप किया था, आपने आंसर नहीं बताया। मैं आपको बताऊं, बस मैं जस्ट आपकी क्लास से ना 10 मिनट पहले घर पे पहुंचा था। ठीक है, मैं आज आपको डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर भेज दूंगा क्लास खत्म होती। ठीक है जी, गुंजन भट्ट जी। ठीक है, मैं जस्ट बस 10 मिनट पहले पहुंचा था। क्वेश्चन बताओ भाई, क्वेश्चन क्या रहा है? क्षैतिज मार्ग पर गतिमान कार मुड़ते समय सड़क से बाहर जा पड़ेगी। पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। ठीक है, अभिकेंद्र बल के पर्याप्त ना होने के कारण। ठीक है, और सड़क व टायर के बीच घूर्णन घर्षण के कारण, सड़क की प्रतिक्रिया के कारण। ठीक है, फोर्थ का डी ऑप्शन। ओके सर, कोई बात। ठीक है जी, देखो भाई, अब हमारे पास मान लो कोई ये रहा मुड़ान, ये रहा मुड़ान, और हमारी यहाँ पर कार है, ये रही कार। कार, मेरी बात ध्यान देना भाई, कार। अब कार को अगर अच्छे तरीके से मुड़ना है, क्योंकि देखो इसका पता क्या होता है कि बाहर की तरफ ने हमेशा कार, बाहर की तरफ ने हमेशा कार, बाहर की तरफ ने, जब मैंने आपको बताया था जब भी कभी किसी भी बाल्टी को ऐसा गोल गोल घुमाते हैं या फिर सर्कुलर पाथ पे क्या घूमता है, कोई कार घूमती है, तो कार पे जैसे ही हम उड़ान पे पहुंचते हैं तो ये कार का जो ड्राइवर है या कार के जो पहिए हैं, कार का जो ड्राइवर है अपने आप को थोड़ा सा इधर इधर पाएगा, मतलब मोड़ते वक्त ऐसा शरीर चला जाएगा। तो एक फोर्स बाहर की तरफ ना खींचता रहता है, इसे बोलते हैं F इजिकल टू mv²/r। यानी कि एक तरीके से आपने यही सोचा होगा कि भाई केवल बाहर की तरफ ना कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अपकेंद्र बल लगता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब कार मुड़ती है या फिर किसी भी बाल्टी को आप घुमाते हो, ठीक है, आप ऐसा घुमाते हो, तो वहां पे बाहर की तरफ ना एक फोर्स लगता है, कौन सा, जो कार को बाहर की तरफ ना खींचने का काम करता है, तो उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब कार को यदि सही तरीके से मुड़ना है, कार को सही तरीके से मुड़ना है, मुड़ते वक्त और कार को इसके, तो अंदर की तरफ ना मैंने आपको बताया था एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। क्या लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है कैसा होना चाहिए जिससे कि कार बाहर की तरफ ना जाए, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल या बड़ा होना चाहिए किससे? एफ से, एफ सी से। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, मैंने एक कंसेप्ट आपको कल की क्लास में अच्छे से बताया था। क्या बताया था लास्ट टाइम पे? कि कार टर्न करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाता है, इस वजह से ये थोड़ी सी हाइट ऊपर रखते हैं। लेकिन अगर ये हाइट नीचे रखे हैं तो ये कार बाहर की तरफ न जाओगी, तो सीधी सी बात है फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो आपका क्या रहा होगा? अभिकेंद्र बल। उसके बाद गाड़ी को मोड़ते वक्त बाहर वाले पहिए थोड़ा सा उठ जाते हैं, गाड़ी को मोड़ते वक्त ड्राइवर अपने आप को बाहर की तरफ हटा हुआ देखता है, बताया था। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, बाहर क्या बताया था कि बाहर की तरफ ने इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स खींचता है mv²/r जिस हिस्सा, और अंदर की तरफ ने बचाए रखने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स रहता है। तो आप अगर अच्छे तरीके से देखोगे कि एफ मैक्सिमम या तो इक्वल होना चाहिए या मैक्सिमम होना चाहिए। अब क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि अब ये वाला जो हमारा कार के बीच का जो फोर्स लगा हुआ है, ये वाला अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है इसके अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया था फ्रिक्शनल फोर्स तो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है। तो पहले आप किसे देखते हो सेल्फ एडजस्ट करने में? पहले आप दूसरे, मैंने आपको जब फ्रिक्शनल फोर्स के क्वेश्चन कराए थे तो आपको क्या बताया था कि पहले आप आंसर को देखते हो, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को क्या करता है? एडजस्ट कर लेता है। तो आप अगर अच्छे तरीके से देखोगे कि यहाँ पे ये वाला जो F इजिकल टू F मैक्सिमम ग्रेटर इक्वल mv²/r, इस फोर्स की वजह से ये एडजस्ट होता है, ये एडजस्ट होता है। तो पहले आप सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही
सेंट्रीपिटल फोर्स देखते हैं कितना उसका होता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है मान लो 4, सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू कितनी है 4, और टायरों के और सड़क के बीच में वैल्यू कितनी लग रही है मान लो 5 लग रही है। तो ये 5 जो है कन्वर्ट होकर सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाता है 4 के। तो ये अपने आप को क्या करता है, सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। और जब सेल्फ एडजस्ट कर लेता है तो आप सेल्फ एडजस्ट के केस में फ्रिक्शनल फोर्स को देखते हो या फिर इसे देखते हो सेंट्रीपिटल फोर्स को, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और आपने ये भी चीज देखी होगी कि किसी भी चीज को मोड़ने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स से पहले एक फोर्स की आवश्यकता होती है, और किसी भी सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है। किसकी? सेंट्रीपिटल फोर्स की। अगर उसे सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिल पाए तो वो सर्कुलर पाथ पर घूम ही नहीं पाएगी और वो मुड़ान पे भी नहीं मुड़ पाएगी। फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद किसे देखते हैं, फिर हम देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। तो फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से सेल्फ एडजस्ट हो जाता है, जिस वजह से इसका क्या टर्म्स बनती है, जल्दी से बताओ। जिस वजह से आप इस क्वेश्चन में क्या टर्म्स देखते हो, क्या गुरुत्वीय बल के द्वारा ऐसा होता है, ये तो आप बिल्कुल खत्म ही कर दो। अब सड़क व टायर के बीच पूर्ण घर्षण के कारण, यानी कि अगर मान लो अच्छे तरीके से घर्षण उसे मिल गया, तो क्या उसे वो भार भेजेगा? खुद ही सोच के बताओ। घर्षण का काम तो इसे रोकने का होता है, इस वाले एफ का काम तो इसे रोकने का होता है, ये रोकने का होता है। तो कौन भार ले जाने का किसका काम होता है? एफ का। तो इसे अच्छे तरीके से क्या है, इसे अच्छे तरीके से फ्रिक्शन, ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत कम मिल रहा है। और ये क्या है, मान लो एक कंडीशन हमारी ऐसी बन के आ रही है कि हमने ये भी वैल्यू, मान लो ये वाली रोड है, इसकी भी हाइट 4 मीटर दे दी और इसकी भी हाइट 4 मीटर दे दी, क्योंकि इसकी बिल्कुल इक्वल रखी। तो क्या होगा, गाड़ी जो है बाहर की तरफ न जाएगी। हम इस वाली हाइट को कुछ ज्यादा करते हैं, ये कुछ इस वाली हाइट को क्या करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं। मान लो एच की वैल्यू 4.5 कर दी, तो 4.5 कर दी, तो इसका मतलब क्या होगा, 4.5 कर दी तो इसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू एच की वैल्यू ऐसा ना इतनी ही रखा है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल थोड़ी ना मिलेगा, यानी कि एफसी की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो जाएगा, एफसी वैल्यू में डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो गाड़ी बाहर की तरफ ना जाएगी। तो राइट आंसर जल्दी से बताओ, आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। सी ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो एक तरीके से सेल्फ एडजस्ट है, मतलब कार को मुड़ने के लिए एफसी की वैल्यू फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, वरना कार पलट जाएगी। बिल्कुल राइट बात, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? इसका बी ऑप्शन क्यों था? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना झुके मार्ग यानी कि अनबैंकिंग रोड पर वी वेग से चल रहे साइकिल सवार को आर त्रिज्या के मोड़ पर मुड़ते समय थीटा कोण से अंदर की ओर झुकना पड़ेगा, जिसका मान क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो कल आपको बताया था tan थीटा इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, आ गया था सर। इक्वल में क्या होगा, मेरा सही था, ठीक है जी। जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या बनेगा। तो थीटा बराबर एंगल पूछ रहा tan इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी, तो राइट आंसर कौन सा दिखाई दे रहा आपको? ये दिखाई दे रहा सी ऑप्शन। जल्दी से बताओ भाई, सबका बढ़िया आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, यदि आपने कंसेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। किस किस का, देखो किस किस की, ओमेगा की डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था। डायरेक्शन ऑफ किस किस की, ओमेगा की, टो की, एल की, यानी कि जितने भी हमारे एक्सियल वेक्टर होते हैं उनकी डायरेक्शन कैसी बताई थी, एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश जो होते हैं उनकी डायरेक्शन कैसे बताई थी, प्लेन के कैसी होती है, प्लेन के या तो ऐसा रहेगी बाहर की तरफ या प्लेन के अंदर की तरफ। तो राइट आंसर बताओ 6 का ए, त्रिज्या के अनुदिश, अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, बताया तो था लास्ट टाइम पे क्वेश्चन जो है।
त्रिज्या के अनुदिश होगी क्या? नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, क्या स्पर्श रेखा क्या होगी? त्रिज्या के अनुदिश का मतलब होता है ऐसे, रेडियस के रेस्पेक्ट में। क्या ऐसे होती है भाई? क्या ऐसे होती है जे की? नहीं होती, ध्यान से नहीं पढ़ा। क्या स्पर्श रेखा के अनुदिश क्या ऐसा होती है जे की? ऐसे, ऐसा होती है? ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती। फिर किसकी? घूर्णन तल के लंबवत रेखा के अनुदिश। ये घूर्णन रेखा के, ये घूर्णन रेखा होगी। और इसका जो प्लेन है, जो इसका प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर बताया तो था, या तो बाहर की तरफ ने या अंदर की तरफ ने। याद आ गया? राइट हैंड थंब रूल। जब ऐसा चलते थे तो देखो मेरे अंगूठे की डायरेक्शन कैसी दिखाई दे रही? प्ले इस बोर्ड के अंगूठे की डायरेक्शन कैसी दिखाई दे रही? परपेंडिकुलर दिखाई दे रही ना। और जो इसे अंदर की तरफ ना कर देंगे, यानी कि अच्छे से क्लास नहीं पढ़ी आपने, और ऐसा कर देंगे हम, ऐसा कर देंगे तो अंदर की तरफ ना ऐसा अंगूठे की डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा अंदर की तरफ ना, या फिर ऐसा कह सकते हो, है ना, ऐसा कह सकते हो अंदर की तरफ ना, ऐसा। तो कैसे होती है? प्लेन के सर जब दोनों वैल्यू इक्वल होगी तो कार मुड़ जाएगी क्या, या स्लाइड होके चलेगी? मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी। दोनों वैल्यू इक्वल होगी तो मुड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इक्वल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी। तो क्या आंसर होगा इसका? सी ऑप्शन, डी बिल्कुल गलत। ठीक है, वो मिनिमम कंडीशन थी आपकी, तो सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। किस किस का गलत, किस किस का था? क्वेश्चन नंबर 6 गलत किस किस का था? एक बार जल्दी जल्दी से बताओ भाई, गलत किस किस का था? ठीक है, अंकेश यादव जी सीधी जाएगी, देखो ध्यान से। मुड़ने की शर्त आपको बताई थी। ये ना यहाँ पे इक्वल भी बताया था। ठीक है, देख लेना कल की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 7 सही था सर मेरा गलत। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक जल से भरी बाल्टी 4 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता। एक चक्कर का अधिकतम समय कितना होगा? ठीक है, देखो वो बाल्टी वाला कंसेप्ट ना इसमें बता देता हूं मैं, बाल्टी वाला कंसेप्ट इसमें बता देता हूं, फिर ध्यान से समझ में आ जाएगा आपको। देखो ध्यान देना भाई, बाल्टी वाला, मान लो कोई बाल्टी है और बाल्टी कुछ इस तरीके की है, कुछ इस तरीके की बाल्टी है। तो बाल्टी में जो पानी का वेट है वो नीचे की तरफ ना mg, और बाहर की तरफ कोई चीज घुमाई जाती है, या कार का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, तो बाहर की तरफ ने क्या लगेगा? mv²/r। तो mv²/r की वैल्यू अगर बैलेंस रखने के लिए हो, बैलेंस कंडीशन क्या रहेगी? बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन क्या रहने वाली है? किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? अगर बाल्टी का पानी नीचे ना गिरा, mv²/r इजिकल टू किसकी ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू? चलो मैं इसको जो है ग्रेटर या इक्वल कह देता हूं। ठीक है, बाद में लगा दूंगा, चल कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बाद में लगा दूंगा भाई। m से m कट जाएगा तो v² मैक्सिमम, v मैक्सिमम क्या हो जाएगा यहाँ से? अंडर रूट क्या बन जाएगा यहाँ से? अंडर रूट आर जी, अंडर रूट आर जी बन जाएगा। ठीक है, इतनी वेलोसिटी से वो घूमेगा, इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी होगी। कुछ और भी बचा क्या? आर जी बिल्कुल सही है। तो अब ध्यान दो, एक फॉर्मूला था हमारे पास T इजकल टू, एक फॉर्मूला बेहतरीन तरीके से आप पढ़ गए थे, चाल बराबर दूरी बटे समय। सबने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, रामबान फॉर्मूला है। तो समय कितना जाओगा यहाँ से? समय यानी कि स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और टाइम ही तो पूछ रहा क्वेश्चन में, तो टाइम गया यहाँ। दूरी कितनी कवर करी मान लो उसने? 2πr, और चाल मान लो कितनी थी इसकी? v थी। ठीक है, और मान लो मैं ये कह देता हूँ यहाँ से यहाँ तक की रेडियस r है, तो ये जो r है ना, r बन जाएगा, यानी कि टाइम ही तो पूछ रहा आपसे हो, 2π और r बन गया कैपिटल R, और ये जो v है
वी, इसे वी मैक्सिमम कह दो, और ये आर जो है आर बन गया, इससे ये बन गया कैपिटल आर जी। तो इससे एक नए फॉर्मूले का जन्म हो गया। उस नए फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं समझाने के तौर पे लिख रहा हूँ, ना तो मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकता था। इसकी पावर 1 है। अब इसकी पावर यदि 1 है और निचले वाले अंडर रूट की पावर 1 में से 1 जाएगा और नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट जी बचेगा। तो इससे एक नया फॉर्मूले का जन्म हो गया, क्या, आधा इसकी पावर बचेगी और आधे को हम क्या लिख सकते हैं, आर बाई जी। और ऐसे क्या लिख दिया, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। आपने वो फॉर्मूला कभी ना कभी भविष्य में या वर्तमान में, पास्ट में कहीं ना कहीं इसे पढ़ा होगा आपने, है ना, भविष्य में 2 पाई, और आर की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है भैया, 4 मीटर, 4 दे दी। और जी की वैल्यू कितनी दे रखी, जी की ना दे रखी तो भैया 10 लेकर कर लो, काम हो जाओगा, अप्रोक्स में आइडिया लग जाएगा, है ना। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 और 14 और इसकी 2 और इसका अंडर रूट 10। मैं ये मान के चलता हूं कि अंडर रूट 10 की वैल्यू 3 के आसपास बननी होगी, मतलब 3 पॉइंट कुछ के समथिंग के आसपास बननी होगी, और इससे ये पूरा कट रहा होगा, तो ये लगभग भी 4 सेकंड के आसपास बनना होगा, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। क्योंकि 4 सेकंड इससे ये 3 2 1 तो नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। ये क्या होगा, डी ऑप्शन बन जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है सभी को, एक बार सभी थंब कर दो भैया, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या, ये ऑप्शन सभी का क्लियर हो गया। चलें भाई आगे, ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अंडर रूट जी का मान पाई के बराबर होता है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, 9.8 लगभग उसके इक्वल कर रखा है, वहां से भी कर सकते थे, बिल्कुल सही लिखा आपने, बहुत बढ़िया। ग्रेविटेशनल में बिल्कुल सही लिखा आपने, राजीव कुमार शर्मा जी, बिल्कुल सही लिखा आपने, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, बेहतरीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक कण एक वृत्तीय मार्ग पर एक बल के अंतर्गत गति करता है, तब एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य है। अरे भैया बड़ा गजब क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और बड़ा कंसेप्ट क्लियर क्वेश्चन है, और एकदम क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन है, जिस पे कोई भी आवाज नहीं उठा सकता इस क्वेश्चन पे, है ना। इस क्वेश्चन पे कोई भी आवाज नहीं उठा सकता, सारी बात लिखी हुई है, मतलब आयोग ने सारी बात लिखी हुई है। एक कण एक वृत्तीय मार्ग पर एक बल के अंतर्गत, अब देखो पहले क्वेश्चन की गवाही दे रहा होगा ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की गवाही दे रहा होगा, खुद देखो, एक कण एक वृत्तीय मार्ग पर एक बल के अंतर्गत गति करता है, गवाही मिल गई, जल्दी बताओ भाई, गवाही मिल गई उस क्वेश्चन की कि बल तो लगता है, बल तो लगता है। चलो बल भी लग गया, फिर उसके बाद आगे, उसके बाद वो कह रहा है तब एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य कैसे होगा। तो पहले क्वेश्चन की स्पष्ट तौर पर जवाब यही हो रही कि अगर जहां से भाई सर्कुलर पाथ में हम जहां से चले, सर्कुलर पाथ में हम मान लो यहां से चले, से चले यहाँ पे वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, यहाँ पे 0, डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ यानी कि विस्थापन कैसा हुआ, यहाँ पे 0, तो वर्क भी कैसा हो जाएगा 0, चाहे बेशक फोर्स भी लग रहा हो क्लियर हो गया। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा, सी ऑप्शन कैसे हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छा कुछ व्यक्ति ना मतलब ग्रुप पे लिख रहे थे कि सर वो जो है ना, मतलब जो भी मतलब जो सी भी यूनिट को आप पढ़ाओगे, मैं बस 2 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा क्वेश्चन के बीच में, क्वेश्चन तो हमारा हो गया, लेकिन वो क्वेरी भी थोड़ा सा सॉल्व कर देना चाहूंगा मैं। देखो भाई मैं क्योंकि उस बात को अगर बार बार बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो भाई मैं आपको बता दूं, आपको जैसा आप सभी ने मतलब कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहे होंगे, कुछ वे भी, अभी आपकी जो क्लासेस है यहाँ पे मतलब एप्लीकेशन पर लाइव और रिकॉर्डेड यहाँ पे दिख रही होगी, लाइव और रिकॉर्डेड दिख रही होगी, ठीक है। अब रिकॉर्डेड में मैंने क्या काम कर रखा है, यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है, किसके नाम से, अभी मतलब मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है, एक फोल्डर, उसके नीचे ये क्लासेस भी आ रही होंगी, यहाँ भी क्लास ऐसा ऐसा
फैलने जा रही होंगी ये। इसके बाद लाइव में तो पर्टिकुलर सारी होंगी, लाइव में तो पर्टिकुलर सारी होंगी, ठीक है, लाइव में तो पर्टिकुलर होंगी। दूसरी बात, अभी ये सारी क्लासेस फोल्डर बनने के बाद भी यहाँ लाइव में क्यों दिखाई दे रही है, मैं आपको बता दूं, ये लाइव में इस वजह से दिखाई दे रही है कि मैं सारी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूं आप सभी के साथ में, कि आपकी जितनी भी क्लासेस मैं ले रहा हूं ये सभी क्लासेस आपकी लाइव चली हुई हैं, ना कि रिकॉर्ड चली हुई हैं। क्योंकि कुछ व्यक्तियों को ना ऐसी आदत होती है, कुछ मतलब कोर्स लॉन्च वालों को विशेषकर ऐसी आदत होती है, वे दो एक हफ्ते तो क्लासेस को कैसा पढ़ाते हैं, लाइव पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद वे अननेसेसरी तौर पे क्या करते हैं, रिकॉर्डेड वाली जो पुरानी वीडियो को उस लाइव वाले लेक्चर में डाल देते हैं। जबकि मेरे पास में लगभग भी 400 से 500 वीडियो हैं आपकी जो मेरे पास में रिकॉर्ड रखी हुई है, लेकिन मैंने अभी तक आपकी जितनी भी क्लासेस ली हैं सिंगल वीडियो भी आपकी रिकॉर्डेड नहीं डाली है। क्यों नहीं डाली? क्योंकि जब मैंने आपसे पैसे लिए हैं लाइव क्लास को पढ़ाने के, और जो आपसे क्लास इसमें कोर्स खरीदते वक्त ये बोल रहा है कि आपकी सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी, तो मैं उसी बात पे चला हुआ हूं कि सारी की सारी क्लासेस आपकी लाइव होंगी, ठीक है। हाँ, कुछ व्यक्तियों की ये बात भी आई थी कि सर प्रत्येक क्लास के सामने, जैसे आप सभी देख रहे होगे, अभी मैं ये डाल देता हूं कि फिजिक्स क्लास फर्स्ट, फिजिक्स की क्लास सेकंड, फिजिक्स की क्लास टू, ठीक है। कुछ व्यक्ति की ये क्वेरी भी आई थी कि सर इन क्लास के सामने टॉपिक लिख दीजिए, मान लो टॉपिक लिख दीजिए, टॉपिक। आपको मैं बता दूं लगभग भी टॉपिक पे अगर आप जाओगे, मान लो सपोज करो किसी भी चीज को मैंने, मान लो पिछली वाली क्लास में मैंने मान लो कोई टॉपिक पढ़ाया, फोर्स का टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, और वो किसी कारणवश आपकी क्वेरी की या किसी भी तरीके से वो थोड़ा सा बड़ा हो गया और उसमें मैं आधा ही फोर्स पढ़ा पाया, फिर मैंने अगले वाली क्लास में भी फोर्स, क्योंकि अभी फोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, अगली वाली क्लास में फोर्स लिखा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर पिछली वाली क्लास में फोर्स था, इस वाली क्लास में फोर्स है, तो इस वजह से, ठीक है। दूसरी, तो मैंने इस वजह से भी अभी फिलहाल फिजिक्स की क्लासेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का बारे में बता रखा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जैसे ही आपकी सारी मैकेनिक्स खत्म हो जाएगी तो ये वाला जो आपका फोल्डर नेम है ये मैकेनिक्स का फोल्डर बन जाएगा, और यहां से ये वाली जो है, ये वाली जो नीचे की ये लिखी हुई है, ये सारी की सारी इसमें मर्ज हो जाएंगी। समझ में आ गई सभी को? और अगले वाला फोल्डर आपको मिलेगा, उस वाले अगले वाले फोल्डर का नाम रहेगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को भी, ठीक है, तो ये सारी जितने भी ये हैं आपकी, मतलब अगले वाला जो इलेक्ट्रॉनिक्स का चलेगा उसमें एक अलग फोल्डर बन जाएगा, यानी कि मैकेनिक्स की क्लास आपको इधर उधर नहीं मिलेगी, एक फोल्डर में मेंशन होकर मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कुल मिला के आपके यूपी टीजीटी में 67 से 68 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक है? 67 से 68 टॉपिक हैं। अब दूसरी बात बता दूं, तीसरी क्या क्वेरी आई थी? तीसरी क्वेरी आई थी कि सर जो आप पीडीएफ देते हो, पीडीएफ मैंने बोला कि जो आपको पीडीएफ मिलेगी, मैं मान लो जो फोर्स का टॉपिक कराऊंगा तो फोर्स के टॉपिक की ही आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ सोल्व करने को मिलेगी, ठीक है, पीडीएफ सोल्व करने को मिलेगी, ठीक है। अब मान लो फोर्स वाले टॉपिक पे आपको एक टॉपिक पे मान लो लगभग भी आपको 20 से 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, 20 से 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और मेरी आदत ऐसी नहीं है, हाँ ऐसे करके डाल दीजिए तो आसानी होगी टॉपिक के साथ में। कंफ्यूजन आप लोगों को फिर होगा, मतलब जितने भी व्यक्ति जुड़े हो ना, सब एक व्यक्ति के अनुसार अगर चीजें कर दी फिर उसके अनुसार दूसरी चीजें हो जाएंगी, तो वहां दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों को दिक्कत होगी। बाकी देखो मैं तो आपके अनुसार सारी चीजें कर दूंगा, मुझे लिखने में या टाइप करवाने में क्या फर्क पड़ रहा है ये बताओ आप। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आप मतलब देखो एक्चुअल में बताऊं, जिसने लाइव क्लासेस ले ली वो दोबारा लाइव खोल कर बिल्कुल नहीं देखता। मुझे 100% यकीन के साथ कह सकता हूं मैं, दोबारा क्वेरी आ गई तो देख ली ना, तो एक बार जिसकी लाइव क्लासेस खत्म फिर नहीं देखेगा वो।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, डाल दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी का। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है एक घड़ी की सुई की सेकंड की सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इसकी नोक की चाल क्या रहने वाली है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन देखो भाई। पहले एक बार आप सभी जो है घड़ी वाला कंसेप्ट सीख लो। हाँ देखो, जब आप मतलब टीचर को अपने अनुसार ज्यादा चीजें करने देंगे ना तो, हाँ हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, ये आप शेड्यूल करवा तो लोगे, हो जाएगा शेड्यूल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो दिक्कत बनेगी। फिर वो मुझसे मैसेज लिखेगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम निकालना है, आप कहाँ झंझट में पड़ रहे हो कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। ये तो सब टेक्निकल काम होते हैं। जो सही स्टूडेंट होते हैं एक बार वीडियो देख ली, सारी चीजों से जज करके पता लगे कि इस वीडियो में ये सारी कहानी है, उसे लिखने लिखाने कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ईमानदारी से बता रहा हूँ इस बात को। बाकी आपकी इच्छा है मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखो एक बार, मैं उसके आपको क्लॉक का कंसेप्ट सिखा दूं। क्लॉक का कंसेप्ट सिखा दूं। 3 तरीके की सुई होती है हमारे पास में, 3 तरीके की सुई के अकॉर्डिंग 3 क्लॉक बना लेता हूं। ठीक है, 3 क्लॉक बना लेता हूं। कौन से, मान लो आपने देखो कि मैं यहाँ पे मान लो सेकंड वाली सुई कहता हूँ, सबसे बड़ी सुई होती है, तो ऐसा बोल देता हूँ सेकंड हैंड निडल, इसे बोलते हैं सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई में एक चक्कर पूरा करने का टाइम पीरियड जो होता है, टी की वैल्यू होती है 60 सेकंड। कितनी होती है? 60 सेकंड। वैसे तो आप 1 मिनट भी लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी मतलब सेकंड में ही चीजें रखनी है, बहुत अच्छा सा हो जाएगा। दूसरी, इसके बाद होती है हमारी मिनट वाली सुई। कौन सी? मिनट हैंड निडल, निडल यानी कि मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई। टी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 60। देखो एक एक चक्कर, मिनट वाली सुई का एक चक्कर कितने मिनट में पूरा होता है? 60 मिनट में। 60 मिनट में टी बराबर, तो इसे सेकंड में बना लोगे तो इतने सेकंड, और मल्टीप्लाई कभी मत ना करियो, क्वेश्चन में ऐसे रखियो। इसके बाद होती है सबसे छोटी वाली सुई, जिसे आवर एंड की सुई बोलते हो आप, इसे बोलते हैं घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई। और इसका टाइम पीरियड आपका कितना होता है? 24। एक चक्कर मतलब टोटल कितना होता है भाई? एक चक्कर पूरा 12 घंटे का। कितने घंटे का? 12 घंटे का। और 12 घंटे को सेकंड में बदलेंगे, 12 गुना 60 मिनट में बदल गया, सेकंड में बदल गया, इतने सेकंड में आ गया। आप इसे मल्टीप्लाई करने में न लग जियो, क्वेश्चन में सारी चीज वो मिलेगी। चलो सर, बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें हैं, ये तो आपको मतलब क्लॉक के अकॉर्डिंग। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, इस क्वेश्चन में ना इसकी जब लेंथ दे दिया करेगा, किसी भी सुई की अगर लेंथ दे रहा है, किसी भी सुई की अगर लेंथ दे रहा है, लंबाई दे रहा है, क्या दे रहा है? लंबाई दे रहा है, तो वो उसकी रेडियस होगी। क्या होगी? वो उसकी रेडियस होगी। ध्यान देना भैया, क्या होगी? वो उसकी रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। क्लियर इतनी बात? ठीक है, क्लियर इतनी बात। और वो आपसे कभी कभार ओमेगा पूछेगा। क्या पूछेगा? ओमेगा पूछेगा। तो आपको फॉर्मूला लगाना है, टी इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब आपके माइंड में बात आएगी कभी कभार आपको यहां से ये टी देके किसी भी चीज का, या ना भी देके ओमेगा पूछेगा तो यहां से निकाल दो। इसके बाद एक टर्म्स और आती है, एक टर्म्स और आती है कि
इसका जो है ना वो निकाल लो, लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा तो क्या था, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसका कोणीय वेग बोला, कोणीय वेग। अब कभी कभार वो लीनियर वेलोसिटी भी कह देता है कि लीनियर वेलोसिटी बताओ, लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग। तो आप क्या काम करोगे, v इजकल टू आर ओमेगा ले लोगे, यहाँ पे क्या ले लोगे, v इजकल टू आर ओमेगा ले लोगे। यस, ओमेगा की वैल्यू निकाल के ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करके v की वैल्यू आप निकाल दोगे। क्लियर हो गया सभी को, निकाल दोगे भी सभी, एक बार यस लिख देंगे भैया, सभी एक बार यस लिख देंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। इससे रिलेटेड अब कंसेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। यहां से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल लोगे, ओमेगा की यहां पर रख दोगे, आर की वैल्यू वो आपको लेंथ करके दे देगा, और यहां से आप अच्छे तरीके से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, क्वेश्चन पे बढ़ जाऊं, एक बार सभी यस लिख दो। हाँ, कुछ एक क्वेरी और आई थी कि सर मतलब क्लास पहले कट हो जाती है, मतलब क्लास खत्म होने से डेली आपको, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, या कुछ एस्पिरेंट कहूँगा मैं तो, या कुछ मेधावी टीचर कहूँगा, ठीक है ना, वो इस वजह से ऐसा आपको लगता होगा, क्लास आपकी जब खत्म होती है, जब क्लास खत्म होती है आपकी, तो उससे 2-3 मिनट आपका वेट ही करा जाता है, मतलब क्लास खत्म होने के बाद आपकी ना क्लास जैसे ज्वाइन करते होगे तो आपकी क्लास पीछे रहती होगी, और आप क्या काम कर करो, उस पर साइड में ना लाइव क्लास का ऑप्शन आ जाता है, आप उस पर लाइव कर करो, तो आप पीछे रहते हो, इस वजह से आपको लगता है कि क्लास आपकी मतलब कट गई, जबकि क्लास रह रही थी। क्लास कटती नहीं है, क्लास केवल जो कल की आपकी क्लास थी वही आपकी कटी थी, है ना। जब भी अभी किसी वजह से क्लास कट जाती है तो वो उसका बता देते हैं, वो वाईफाई का केबल की वजह से ऐसा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। चलो अब क्वेश्चन की तरफ देखो, क्वेश्चन क्या रखा है, एक घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई, एक घड़ी दे रखी है और उसने सेकंड वाली सुई की लेंथ क्या रखी है। तो जब भी ये सेकंड वाली सुई क्या रखी, पहले तो समझो सेकंड वाली सुई है, किसकी वाली सुई है, सेकंड वाली सुई है, तो उसका टाइम पीरियड, सेकंड वाली सुई का टाइम पीरियड होता है 60 सेकंड। आगे क्वेश्चन है पूछने की जरूरत ही ना। उसकी लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये जो दे रखी है 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दे रखी है, ये एक तरीके से आर है, आर बराबर कितने दे रखा, 3 सेंटीमीटर। और इसकी नोक की चाल क्या रहने वाली है, नोक की चाल बताने हैं आपको। ये नोक की ऐसे, ये जो नोक है इसकी ऐसे बनी हुई है, लगातार ऐसे ऐसे घूम रही है, तो नोक की चाल को क्या बोलते हैं हम, ओमेगा। क्या बोलते हैं, नोक की चाल को क्या बोलते हैं, ओमेगा। द स्पीड ऑफ इट्स टिप, ठीक है, नोक की चाल को क्या बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा इसमें हमें बताना है, तो टी इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा क्या निकल कर आएगा, 2 पाई बाई टी, और ओमेगा इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 3.14, और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास यहाँ पे, 60। कितनी दे रखी है, 60, ठीक है भैया। तो इसका पॉइंट हटाओगे भाई, कट्टा फिट्टी करो भाई, कितनी बनी, इससे इसे कट करेंगे, नोक की चाल, चलो इससे इसे कट करो, 30 बना, और ओमेगा कितना आया, 3.14 अपॉन 30। अगर सुई की लंबाई दे रखी है तो फिर तो नोक की चाल क्या लीनियर निकलेगी, चलो चेक कर लेते हैं। v इजकल टू आर ओमेगा, शायद लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हो, क्या पता। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 3, ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.14 भाई। हाँ, ये वही v की बात कर रहा है, टिप की चाल कह रहा है, v की। पहले तो v निकालना है इसमें भी, क्या निकालना है, v, टिप की, इसकी टिप की स्पीड, टिप की स्पीड, सुई की चाल, सुई की चाल, ओमेगा कहता हूं, कह क्या कहता, सुई की चाल या नोक की, ठीक है। तो v इजकल टू, यहां से कट करोगे कितना बनेगा, 10 बनेगा, यानी कि 3.14 बाई 10। इसका पॉइंट हटाओगे कितनी जीरो आओगे यहाँ पे, 00, 1 2 3, 1 2 3, तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 0.3
314 कैसे पता लगी? यहां से पता लगी। हाँ जी, कैसे पता लगी? यहां से देखो, यहां से भी आप ऑप्शन में से भी देख सकते हो, क्योंकि अगर ओमेगा पूछता ना, वो यहां से ओमेगा पूछता तो वो बस ये वाले मात्रक ना देता, फिर कोई और दूसरे मात्रक देता। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। तो मात्रक कैसे हैं? मात्रक इसके वेलोसिटी के हैं सारे। वेलोसिटी का ही तो होता है क्या, वेलोसिटी का ही तो एक्चुअल मात्रक निकल कर आता है, ठीक है। यानी कि जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और जितना टाइम लगा है। क्लियर हो गया? तो क्या बनेगा? 0.314 ए। क्लियर हो गया? ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। मुझे भी कंफ्यूजन होगी थी इसमें एक प्रकार से, तो टिप की वो उसमें। लेकिन ऑप्शन को अगर यहां से देखोगे आप, ये इसकी यूनिट देखोगे तो वो क्या है? वी निकलवा रहा आपसे, ठीक है। सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन, रेडियन होता तब। हाँ जी, बिल्कुल रेडियन होता है, या फिर और कोई कहानी बना के दे देता वो कुछ ना कुछ, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सभी को? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। क्वेश्चन क्या रखा है? एक पिंड स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्त पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है। यदि पिंड की चाल को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका अभिकेंद्र त्वरण कैसा होगा? पहले ही क्लास थी जो कट हुई थी, ऐसे कभी नहीं कट हुई, सारी क्लास कंप्लीट होती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कभी कट नहीं होती। कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे 2-3 मिनट, मैं तो अपनी क्लास में 2-3 मिनट तो देखता ही हूँ, वेट करता हूँ। बाकी मैम का मुझे इतना आइडिया नहीं होता कि कब कट होती होगी उनकी क्लास। बाकी मुझे अपनी क्लास की पूरी गारंटी है। क्या कहा उन्होंने? अभिकेंद्र त्वरण कितना है और क्या? अभिकेंद्र त्वरण का पहला फॉर्मूला देखो। अभिकेंद्र त्वरण को हमने ए से रिप्रेजेंट करा, और क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। वो कह रहा पिंड की चाल को 3 गुना कर दिया जाए, वी को कितना कर दिया जाए? 3 गुना कर दिया, तो एक पे क्या इफेक्ट पड़ा? देखो भाई 3 गुना, बस यहां से आप देख रहोगे ए किस पर, रेडियस के तो कांस्टेंट रहे, कोई इतनी फर्क नहीं पड़ती उसमें। तो ये आप 3 गुना का 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना बन का होगा? यहाँ पर 9 गुना। क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन, 9 टाइम्स, ठीक है। 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, डी ऑप्शन। क्लियर है? वी स्क्वायर बाई आर, बिल्कुल। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? सभी का आंसर आना चाहिए अभी। अच्छा, दे दिया सबने? 10th का डी, डी डी डी, 9 टाइम्स। सभी एक बार बता करो भाई, आंसर देख लो। क्लियर हो गया हो तो चले आगे। क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके, जैसे क्वेश्चन दे रखा ना, ऐसे ऐसे टर्म्स बने हुए क्वेश्चन, ये आपके टीजीटी के लिए स्पेशली होते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रखा? समान द्रव्यमान वाले दो कण R1 व R2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथों पर समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं। अभिकेंद्र बल का अनुपात क्या रहने वाला है? तो पहला अभिकेंद्र बल होता क्या है, पहले वो देख लो। एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर हो। समान द्रव्यमान है, एम से भी कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद उसने क्या रखा? समान चाल, वी से भी कोई लेना देना नहीं है। तो यहां से आप देख लोगे एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r दे रखा, यानी कि उल्टा होना है। तो उल्टा वाला तो आपको पता ही होगा, F1/F2 का रेशो। यानी कि अगर इसका बना कर देखोगे तो R2/R1 बनेगा। किस तरह बनेगा? R2/R1 बनेगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या बनेगा? सर मैं रोटी बना रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ओके जी। तो क्या ऑप्शन बनेगा? क्या ऑप्शन बनेगा? डी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया जी, क्लियर है सभी को? चलो जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस पे आप इंपोर्टेंट लिख देंगे इस क्वेश्चन पे। अब बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लिख देंगे इस क्वेश्चन पे। 12th का डी।
रैखिक संवेग का आघूर्ण क्या कहलाता है? रैखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम किसे बोलते हैं? पी को बोलते हैं भैया। और मैंने आपको बताया था, मान लो जैसा कोई चीज ऐसे है, कोई चीज इस प्रकार से थी, मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको बताया था, ये रेडियस आर है, यहां से पी घूम रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्या बनता था हमारा? एल बनता था। याद आया सभी को कि पी को आप घुमा रहे हो, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर इजिकल टू क्या होता था? जल्दी से बताओ। एल होता था, एल वेक्टर, याद है? यानी कि एल वेक्टर इजिकल टू आर, तो इसकी रेडियस तो फिक्स है, आर तो होना ही होना है। और ये क्या होता था? एम वी वेक्टर होता। तो ये क्या बन गया? जल्दी से बताओ। एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम। यानी कि डी ऑप्शन कैसे हो जाएगा इसका? राइट आंसर। डी ऑप्शन कैसे हो जाएगा इसका? राइट आंसर। बी नहीं होगा जी, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। देखो, तो इजिकल टू क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो यदि वो फोर्स का पूछता, किसका? कि फोर्स का, फोर्स का पूछता, तो तब इसका टो होता, टॉर्क होता। क्लियर है? बी नहीं होगा, बी गलत दे दिया भाई। फोर्स में होता है ना? फोर्स में होता है। क्लियर है सभी को? जी, जिसका भी थोड़ा डिफरेंट आया जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। फिर मैं आगे चलता हूं। जी, जिसका थोड़ा डिफरेंट आया वे सभी एक बार लिख दो, ठीक है ना? जिसका 12th वाले का डी से डिफरेंट है, ठीक है, ठीक है, 12th के डी से, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो भाई, जल्दी जल्दी से सभी 12th का दी करके देखो। उसने कह रखा, घड़ी के मिनट के कांटे व घंटे वाले कांटे का कोणीय चाल का अनुपात क्या रहने वाला है? तो पहले मिनट वाली बनाओ, मिनट वाली अभी बताया था आपको। इसके बाद किसकी? घंटे वाली बनाओ। तो मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट वाली का टाइम पीरियड कितना होता है? 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। और घंटे वाली का टी कितना होता है? 12 गुना 60 गुना 60 सेकेंड। तो अगर इसका बना कर देखोगे, इसे मान लो मैंने टी, मान लो इसका T1 कह दिया, इसे क्या कह दिया? T2 कह दिया। बहुत जल्दी जल्दी से बना कर देखना। और क्या पूछ रहा हूँ? इनका वो बताना, Ω1/Ω2 का रेशो बताना। तो T इजकल टू 2π/ω। तो ओमेगा की हिस्से कितना होगा? Ω1 कह दिया, 2π/T1 कह दिया, ठीक है। ऐसे निकाल लो यहां से, टी ऐसी Ω2 कितना हो जाएगा? 2π/T2। तो यहां से आप जब Ω1/Ω2 कर रहे होंगे, तो Ω1 की वैल्यू 2π/T1, अंदर के अंदर बाहर की बाहर। तो T2 क्या बन जाएगा? टी, इससे तो पूरा एक खत्म हो जाएगा, T2/T1 बन जाएगा। और T2 कितना दे रखा है हमारे पास? 12 गुना 60 गुना 60। और T1 कितना दे रखा भैया? 60 गुना 60। इस पूरे से एक खत्म, तो 12:1। जल्दी बताओ किस किस का राइट आंसर आ दे। रेशो में चेंज मत करो सर टाइम को। 14 का डी, ठीक है भाई। जल्दी जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है सभी को? डी ऑप्शन क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी से बनाओ भाई, क्या बना आंसर? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मतलब ये आप, ठीक है ठीक है, क्लियर है। 14 का सी भी बता रहा है, ठीक है भाई। 14 का सी भी आ गया।
चलो नेक्स्ट देखो, एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, एक समान चाल है। एक समान चाल को क्या बोलते हैं? अचर चाल। अचर चाल आपने देखा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड है, एक समान चाल है, फिर भी एक्सेलेरेशन है। कहां पे बताया था मैंने? जल्दी जल्दी से बताओ भाई सभी। 14 का सी, 14 का सी, 15 का भी आ गया तो सी। सर्कुलर मोशन में ऐसा हो जाता है, सर्कुलर मोशन में बताया था ना ये वाला पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 15 का डी भी दे रहे हैं क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमते हुए एक वस्तु के लिए क्या नियत रहता है? क्या वेलोसिटी नियत रहती है? बताया था इस टाइप का क्वेश्चन भी। वेलोसिटी कभी भी नियत नहीं रहती, वो वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्या एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है? एक्सेलेरेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी, क्योंकि वेलोसिटी से ही तो क्या बना हुआ है? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का फर्क ही वेलोसिटी से पड़ता है। और फोर्स, फोर्स का तो कोई मतलब ही ना है, फोर्स का तो कोई मतलब ही ना है कि एक जैसा लगे, कम बढ़ती होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि k इजकल टू हाफ mv स्क्वायर, ये जो v है ये स्पीड है, मैंने आपको बताया था ये चाल है, और k काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? स्केलर, यानी कि अदिश। तो इसी वजह से स्पीड भी कैसी है? एक अदिश है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, 1/2 कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे हो जाएगी? कांस्टेंट। क्लियर हो गया? तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, कण का त्वरण है। पहला आपको क्या पढ़ना? इसका एक समान चाल वाला देखना है, एक समान चाल। चलो अगर ये एक साइड में, तो मैं लेकर चल रहा हूं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती तो उसके लिए क्या कहानी बनती? नॉन यूनिफॉर्म, पहले इसके लिए यूनिफॉर्म के लिए बताना, फिर नॉन यूनिफॉर्म के लिए आंसर। जल्दी से बताओ क्या बताया तुमने? पहले आंसर मत दो, हमें लगा हम लाइव से हट जाएंगे, हट गए जल्दी से बताओ। जब यूनिफॉर्म चाल होती है, एक समान चाल होती है, एक समान चाल होती है, तो वहां पे जब एक समान चाल होती है ना भैया, एक समान चाल होने के बावजूद भी एक्सेलेरेशन होता है वहां पे। और जब एक्सेलेरेशन होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, तो एक्सेलेरेशन होता है तो वो एक्सेलेरेशन अंदर की तरफ ना होता है, और उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की और इस वाले का दूसरा भी नाम क्या होता है? रेडियल एक्सेलेरेशन। कौन सा? रेडियल एक्सेलेरेशन, यानी कि त्रिज्या। ठीक है, तो इसके देखो जल्दी से राइट आंसर क्या बना? नॉन यूनिफॉर्म के लिए टेंजेंट अलोंग दी टेंजेंट होगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए टेंजेंटल एक्सेलरेशन। हाँ जी, तो इसके लिए अगर नॉन यूनिफॉर्म के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि इसके लिए ना, इसके लिए फिर कौन सा होता है? टेंजेंटल होता है। कौन सा होता है नॉन यूनिफॉर्म के लिए? टेंजेंटल, टेंजेंटल इस पर तौर, स्पेशल तौर पे इस पर से। तो इसके लिए क्या जो होगा? त्रिज्या के अनुदिश, अलोंग दी रेडियस। ये क्या है? अलोंग दी रेडियस, रेडियस के अलोंग, अलोंग दी रेडियस, अलोंग दी रेडियस। इस वजह से इसका नाम रेडियल एक्सेलेरेशन पड़ा। ठीक है, AR
या फिर ए सी, ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं ए टी, ए टी। क्लियर हुआ इतनी बात? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जल्दी जल्दी से सभी आंसर बताएंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। क्या कर रखा, किसी स्थान में वृत्ताकार मोड़ वाले किसी क्षैतिज मार्ग पर एक गाड़ी चल रही है। जब कार मार्ग के वृत्ताकार भाग पर जाती है तब उसके कौन से पहिए थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं? कौन से पहिए ऊपर उठ जाते हैं? ये सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ पे एक गाड़ी मुड़ रही है, ये रही कार मुड़ रही है, तो एक पहिए ये ऐसा ऐसा पहिए लग रहे हैं इसमें, थार के पहिए भैया, ठीक है, थार के पहिए। तो आपने देखा होगा जैसे ये मुड़ती है तो ये वाले पहिए दब के चलते हैं, ये वाले दब के दब के दब के चलने का मतलब वो ना है, तो दब के। और ये वाले पहिए थोड़े से, ये बाहर वाले ना थोड़े से उठ जाते हैं, थोड़े से, ज्यादा ना उठते, थोड़े से उठ जाते हैं, उड़ जाते हैं। पुराने टाइप की आपने मूवी देखी होगी, अमरीश पुरी वगैरह की मूवी देखी होगी, या फिर लास्ट में विलन भगा है, तो लास्ट में जब विलन भगा है ना, तो वो जब मोड़ पे कहीं मुड़ा है ना, तो आवाज देखी नहीं कैसी आवाज, खक 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 खक, ऐसी आवाज पई है कि बहुत बेकार आवाज आग रही। और वो गैली पलट जाग रही, तो वो क्यों पलट जाग रही? क्योंकि मोड़ पे उसने ध्यान नहीं दिया, किसका? उसने फिजिक्स का ध्यान नहीं दिया विलन ने, लास्ट में ना तो बच जाता हीरो से, वो बच जाता विलन अगर वो ध्यान देता। क्योंकि वो मोड़ पर मुड़ते वक्त उसके जो बाहरले वाले पहिए ना उठ जाग रहे, और वो ज्यादा तेजी से मोड़ दग रहा है, जिसकी वजह से वो पलट जाग रही। तो इस वजह से मोड़ पर मुड़ते वक्त भैया आप सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मोड़ पर थोड़ा सा धीमा होकर चलाएं, चाहे आप बाइक चलाएं, चाहे आप कोई सी भी गाड़ी चलाएं, गाड़ी तो विशेष तौर पे है ना, तो स्पीड कम कर लो, स्पीड कम कर लो। और पहिए, और विशेष तौर पे मतलब अगर बड़े पहिए हैं तो तब तो बढ़िया चलेगी एकदम, है ना, तो कोई दिक्कत ना। तो पहिए कौन से? बाहर वाले, बाहर वाले पहिए उठ जाते हैं, जो ये वाले, ये वाले, ये वाले। क्लियर हो गया सभी को? चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन क्या रखा, आकाश में उड़ता एक वायुयान क्षैतिज तली में यू मोड़ ले रहा है, ऐसा करते समय उसके पंख कैसे रहते हैं? ठीक है भाई, जल्दी जल्दी से बताओ इसका। मान लो एक जो है ना, एक हेलीकॉप्टर है, या तो ए मान लो मैं ये पहले एक ए ऐसा मुड़ रहा, वो ऐसा मुड़ रहा, या फिर ऐसा मुड़ रहा, यू मोड़ ले रहा, यू मोड़ ले रहा। तो तुमने देखा होगा ना, यहाँ पे मान लो हमारे ये है पंख है इसके, ये पंख है ना, ये हमारे हवाई जहाज के कैसा पंख है, ये पंख है, विंग्स है ये इसके, है ना। तो तुम देखते होगे ये जो है मुड़ते वक्त, क्योंकि मुड़ान व मुड़ते वक्त हमें केंद्र की तरफ हल्का सा क्या होना, झुक जाना है, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, इसका सेंटर इधर से मुड़ते वक्त इसका सेंटर यहाँ पे होगा। ये वाला हमारे हवाई जहाज है, ये कुछ इस तरीके का। तो ये जब मुड़ जाएगा तो ये वाला जब ऐसा जाएगा तो ये ऐसे अंदर की तरफ ना झुक जाओगा, ये वाला जब जाएगा ये वाला अंदर की तरफ ना झुक जाओगा। तो अंदर की तरफ नहीं तो झुक रहे इस सेंटर की तरफ ना, ये इधर की तरफ ना, ये इधर की तरफ ना, इसके विंग्स झुक जाने हैं। तो कैसे होंगे, क्या बाहर की तरफ झुकेंगे? अंदर वाला विंग्स हल्का झुक जाता है, हाँ जी बिल्कुल, तो अंदरले वाले विंग्स झुक जाते हैं, ठीक है। जैसा बहुत सी मूवी देखते होगे आप सभी, है ना, तो मूवी देखते वक्त फिजिक्स की थ्योरियों का भी थोड़ा सा ध्यान देख रहे हो वहां पे, है ना। तो कि वो जब मुड़ता है, जैसा हॉलीवुड की मूवी होती है वहां पे बहुत ज्यादा जहाज वहाज दिखाए सब है, तो मुड़ते वक्त जैसा ऐसा यू टर्न लेते तो वो ऐसा अंदर की तरफ है, तुरंत क्या करो, सेंट्रिपिटल फोर्स है वहां पे, ठीक है भैया। तो क्या जाओगे इसका राइट आंसर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी जल्दी से आंसर देंगे भैया सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी बहुत बढ़िया तरीके से आंसर देंगे और सभी जल्दी जल्दी से बताएंगे।
ठीक है, हाँ जी हाँ जी। इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, आई होप ये लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। 19 का बी आ गया है भैया। वो कह रहा है एक कार 10 मीटर त्रिज्या के एक समान इतने, ये रहा सर्कुलर पाथ है एक समान चाल से। मान लो मैं इसे मान लेता हूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसे मान लेता हूँ। सर्कुलर पाथ ये रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से। ये रही एक समान चाल है, इसने वर्ड दे दिया एक समान चाल है। क्या लग गया? एक समान चाल है। एक 10 इतने मीटर मोटा त्रिज्या के 36 वृत्तगत पर गति कर रही है। ये रही इसकी रेडियस, रेडियस आर होगी 10√3 हो गया। और इसकी मैं मान के चलता हूं जब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी तो आगे की तरफ ना होगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी होगी आगे की तरफ ना होगी। ये v हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत ही ना, एंगल पूछा ना, ये जी वाला लगाना ना, तो यहां से आप दो यहाँ बर्नौली की थ्योरम लगेगी। देखो हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल राइट। देखो भाई आपको ये फॉर्मूला लगाना यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू v²/r/g मत ना लगाइयो। इससे पहले ये चेक कर लियो, इस वाले से आपकी मैंने आपको बताया था tan थीटा निकालने का तरीका। क्या बताया था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? यहाँ पे v। और बेस का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे r। तो v की वैल्यू कितनी है हमारी? v की वैल्यू कितनी बननी है? यहाँ पे v की वैल्यू है 10 और r की वैल्यू कितनी बनी है? 10√3। और ये है tan थीटा। 10 से 10 1/√3 वैल्यू किसकी हो गया? tan 30 की। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 30। मैंने आपको बताया था दो फॉर्मूले, आप ये वाला भी ट्राई अप कर सकते हो, ये वाला भी ट्राई अप कर सकते हो, बेस्ट वो वाला रहा होगा। ठीक है, हाँ जी। तो राइट आंसर बताओ भाई क्या बन गया इसका? 30 डिग्री। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या जाएगा इसका? डी ऑप्शन। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? ठीक है जी। तो ये रही आपकी क्लास। जल्दी जल्दी से बताओ भाई किस किस ने, अगर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 90 में से किसके कितने कितने ठीक हुए? जल्दी से एक बार अपना रिजल्ट लिख दो सभी, और 90 में से बताओ किस किस के कितने कितने ठीक हुए। ठीक है, सभी अपना अपना रिजल्ट बताएंगे भाई 90 में से किस किस के एकदम ठीक ठीक हुए। सर पाथ से पूछ रहा है, हाँ उससे भी यही रहेगा जी। समस्या लाइव रिकॉर्डेड क्लास जब रिवीजन के लिए स्टडी करते हैं तो बफरिंग बहुत होती है। उसका वीडियो बना लेना, ठीक है। हाँ हाँ, आज की क्लास की केमिस्ट्री वाली मैम की क्लास की पीडीएफ भी रही हुई है, और कल की और आज की इसी वाली में आपको कंबाइन मिल जाएगी। तो डी आंसर होगा सर जी, 19 का डी। सर क्वेश्चन 4 रिपीट कर दो, क्वेश्चन 4। ठीक है, अभी देखता हूँ मैं, चेक करता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था? जब कार जो है ना हमारी, पहले आप ये ध्यान से समझते चलो कि क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे भाई राजीव कुमार शर्मा जी। जैसे मतलब कार मुड़ने, कार को देखो कार को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कार को मुड़ने वक्त ये होती है, कार को मुड़ते वक्त ये प्रायोरिटी होती है कि मतलब कार को अगर मुड़ना है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना ही मिलना चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना ही मिलना चाहिए मुड़ते वक्त, और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ ने। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? बाहर की तरफ ने। अब यदि उसका सेंट्रीपिटल फोर्स, अब क्या है कंडीशन ध्यान समझना, बाहर की तरफ ने लग रहा है इसका। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अगर इसकी वैल्यू इसके साथ सेल्फ एडजस्ट नहीं होती है जाके, पहले आप इसकी वैल्यू को देखोगे, जो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, अभी बस अभी बता दे रहा हूं, अभी बता दूंगा। जब कार मुड़ती है
तो सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। अब उसे यदि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल रहा तो वो बाहर की तरफ न जाएगी। कभी भी जो फ्रिक्शन फोर्स है उसे कभी भी बाहर की तरफ न उसे कभी भी नहीं धकेलेगा। बस इस बात को आप माइंड में रख लेना, कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स उसे बाहर की तरफ ने नहीं धकेलेगा। चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा हो, चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स इसका कितना ही ज्यादा हो जावे, क्योंकि ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप ही फ्रिक्शनल फोर्स से क्या वो जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स से एक दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होने पर कभी भी नुकसान नहीं होगा कार को, क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगा तो कार बस क्या करेगी, धीमी चाल से चलती रहेगी, धीमी चाल से चलती रहेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाने का कार के मुड़ने पे। हाँ, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, एडजस्टेबल फोर्स होता है। अब यहां पे आप देख रहे होगे कम से कम इतना तो होना ही चाहिए इसके अकॉर्डिंग, या इससे ज्यादा होना चाहिए। अब यहां पे जैसे सपोज करो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू यहां पे बहुत ही कैसी होगी, बहुत ही कम होगी, तो अपने आप ही ये एफ जो है सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से यहां पे प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ज्यादा होने पे कोई भी इफेक्ट कभी भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत? ठीक है जी, कल के टॉपिक अभी बता देता हूं, बस एक सेकंड। हाँ जी, कल के टॉपिक कल करा देते हैं, ग्रेविटेशनल वाली सीरीज स्टार्ट करा देते हैं, ग्रेविटेशनल वाली सीरीज स्टार्ट करा देते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल सीरीज को आप एक बार रिपीट करके आना। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को, सभी को जय श्री राधे कृष्ण। ठीक है जी, 19 वाले को अगर मैं एक बार चेक कर लूंगा, कोई ऐसी दिक्कत होगी तो फिर अगली वाली क्लास में बता दूंगा। ठीक है।